नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आने वाले 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर कांग्रेस ने जो कहा सो किया, इस टैगलाइन के साथ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक ले जाने का फैसला हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि भूपेश सरकार ने 2 साल में जितना काम किया बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, इसे खारिज करती है। उसके मुताबिक कांग्रेस के सारे वायदे खोखले साबित हुए। जाहिर तौर पर इस अहम पड़ाव पर सरकार के कामकाज की समीक्षा बहुत ही स्वाभाविक है। सवाल है कि विकास के पैमाने पर सरकार को कितने नंबर मिलेंगे। अपने वायदों को पूरा करने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, दोनों पक्षों को सुनेंगे इस पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। करीब 2 साल पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों से काबिज बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। वो दिन था 17 दिसंबर 2018 का। इसी दिन छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने प्रदेश में विकास के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति और अस्मिता को आधार बनाया। गांव, किसान और आदिवासियों के उत्थान पर सबसे ज्यादा फोकस किया। अब जब भूपेश सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो कांग्रेस ने सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। जो कहा सो किया। कांग्रेस संगठन इसी टैगलाइन के साथ सरकार के कामों और योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम संगठन के माध्यम से हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनएसआई हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, सभी के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, उसके लिए लगातार हम कार्य योजना बना रहे हैं ताकि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक मिल सके। ये हम लोगों का प्रयास है। मैं मानता हूं कि वनांचल हो, चाहे जो मैदानी एरिया हो, जो कृषि कार्य करते हैं, इन सभी के लिए जो काम किया है सरकार ने, बहुत सकारात्मक लोगों में इसका मैसेज गया है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 2 साल में सरकार ने किसान, आदिवासी, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए काम किया है। बहरहाल कांग्रेस जहां भूपेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के सारे वादे खोखले हैं। पिछले 2 साल में कांग्रेस ने एक ईंट भी नहीं रखी है। कोई उपलब्धि है ही नहीं, 0 उपलब्धि है तो क्या लेके जाएंगे। कहीं पर एक ईंट नहीं रखी गई है कि पंचायत से लेकर नगर निगमों तक किसी प्रकार के कोई विकास के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई निर्माण के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई सड़क बनाने के काम नहीं हुए हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग बनाने के काम नहीं हुए हैं। तो सरकार के पास में कोई उपलब्धियां नहीं है जिनको लेकर वो जाए। भूपेश सरकार के इस अहम पड़ाव को लेकर कांग्रेस के पास उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है, तो वहीं बीजेपी के पास आरोपों की छड़ी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस भूपेश सरकार के कामकाज और योजनाओं का प्रचार प्रसार के बहाने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए अब बारी है दोनों पक्षों को सुनने की। 2 बहुत ही जिम्मेदार और समर्थ नेता यहां जुड़ चुके हैं जो अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टियों का वर्जन रखेंगे। सच्चिदानंद उपासने साहब हैं, सीनियर नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में और प्रदेश की राजनीति को खास तौर पर देखने और सक्रिय तौर पर इसमें भूमिका निभाते रहे। नमस्कार, स्वागत है उपासने जी। और रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, और आप भी अपना पक्ष रखेंगे, यहाँ सत्ता पक्ष के ऊपर जो बातें कहेंगे उनका उत्तर देंगे। आपका भी स्वागत है वर्ल्यानी जी। नमस्कार आपको भी। वर्ल्यानी जी से शुरुआत करूंगा। 2 साल पूरे होने को हैं, प्लानिंग कर रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाएं, काम जनता के बीच ले जाएंगे। विपक्ष कहता है एक ईंट भी नहीं रखी। पुनीत जी, मैं अभी सुन रहा था ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के वक्तव्य को। मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ कि इतने सीनियर नेता और मंत्री रहे हुए व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि एक ईंट भी नहीं रखा। क्या प्रदेश क्या ईंट और गारों से बनता है क्या? सरकार वो सही कहेगी जिसकी सरकार के राज में आम आदमी अमन चैन से जी सके, उसकी जेब में पैसा आए,
उसकी भूख शांत हो, उसको दैनिक जीवन में कोई संघर्ष न करना पड़े। तो भूपेश बघेल सरकार ने आम आदमी के जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने का काम किया है। ये है छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश, 70% आबादी खेती पे रहती है। तो सबसे पहले प्राथमिकता भूपेश बघेल की सरकार ने दी कि किसानों का कर्जा माफ किया, 10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए 2500 रुपये क्विंटल की दर से धान खरीदा, किसानों का सिंचाई टैक्स 245 करोड़ रुपया माफ किया, और तो और ये गोधन योजना के माध्यम से गांव गरीब के लोगों के लिए गोबर खरीद का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से जैविक खेती होगी। जैविक खेती के चलते आम आदमी को जो राशन मिलेगा, अनाज मिलेगा, उससे स्वास्थ्य वाली जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आम आदमी के जीवन को संवारने का काम किया है। और जब गांव में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था की नींव गांव होता है, जब गांव में पैसा आएगा हाथ में तो वो पैसा खर्च होता है शहर में। तो आपने देखा होगा इस 2 साल की अवधि में, कोरोना काल में भी देश के अन्य राज्यों में मंदी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी इससे दूर था। छत्तीसगढ़ में राजस्व बढ़ा, 22% जीएसटी रेवेन्यू बढ़ा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक सर्वे जो हुआ सरकारी कामकाज की संतुष्टि का, वो अखिल भारतीय स्तर पर सर्वे हुआ, उसमें नंबर 1 पे था उड़ीसा, नंबर 2 पे था छत्तीसगढ़, कि यहाँ की सरकार के कामकाज से आम आदमी संतुष्ट है। उसके दैनिक जीवन में कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, उसको न्याय मिल पा रहा है। आदिवासियों के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई। लघु वन उपज केवल 7 थे, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर किया 31, और 31 के लघु वन उपज को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम किया। टाटा की जमीन जो लैंड पूल में डाल दी थी रमन सरकार ने, वो हमने आदिवासियों को लौटाने का काम किए। जो निर्दोष आदिवासी नक्सल और पुलिस के बीच में फंस गए थे आदिवासी, उन निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए हमने काम करने का काम किया है। बस्तर इलाके में खेती के लिए संभावनाएं पैदा करने के लिए वहाँ सिंचाई की योजना नहीं है। बरलानी तो साहब, बोधघाट सिंचाई योजना के नाम से एक नई योजना लाई है। गिना दिए, मैं उनका और स्वास्थ्य के मामलों में लेकिन एक बात जो वो अगर ये कहते हैं कि एक ईंट भी ना लगी, तो उनका इशारा निर्माण कार्यों, सड़क निर्माण, अधूरे पड़े निर्माण कार्यों, प्रोजेक्ट्स को लेकर के हो सकता है। क्या ये एक ही बात को देखने के 2 नजरिए तो नहीं है? विपक्ष कह रहा है निर्माण कार्यों के लिहाज से, और आप गिना रहे हैं वो वायदे जो आपने सरकार में आने से पहले किए थे और उनको निभाया है। आपका फोकस है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, उनका फोकस था स्मार्ट डेवलपमेंट के ऊपर। देखिए पुनीत जी, असल में इनको क्या है, नई राजधानी में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। आज स्थिति क्या है? नई राजधानी में कोई बसाहट नहीं है, वो बिल्डिंगें तनी हुई है, जर्जर हो रही हैं। इसको ये विकास कहते हैं, तो ऐसा विकास हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। सड़कें जो सरकार के बजट में सड़कों के लिए, स्कूल के लिए, अन्य विभागों की बिल्डिंगों के लिए जो भी प्रावधान होते हैं, वो नियमित रूप से एक प्रक्रिया हो चलते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये बजट का पैसा कहाँ जाएगा। सिंचाई का बजट सिंचाई योजनाओं में खर्च होगा, पीडब्ल्यूडी का बजट बिल्डिंग में खर्च होगा, सड़क विभाग का बजट सड़क में खर्च होगा। वो तो नियमित प्रक्रिया है। लेकिन ये जो नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट लाने का काम किया है। नई उद्योग नीति में हमने कई घोषणाएं की हैं। आप बस्तर में नक्सल समस्या से निजात पाने के लिए, उत्तर ले लेता हूं उपासनी जी से, फिर आपके पास अगले चरण में आता हूं। उपासनी साहब, एक लिस्ट गिना दी कामों की कांग्रेस पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने, किस आधार पे विपक्ष कहता कि एक ईंट भी नहीं लगी? देखिए, जितनी बातें बरलानी जी ने कही है हवा हवाई। क्या केवल इस प्रदेश में गोबर खरीदी से विकास हो जाएगा? क्या केवल गोधन से इस प्रदेश का विकास हो जाएगा? क्या केवल किसानों को 2500 रुपए के नाम पर जो न्याय योजना के रूप में संचालित हो रही, क्या उससे विकास हो जाएगा? एक भी ऐसी बात नहीं कही बरलानी जी ने कि आखिर विकास माने क्या है। और विकास जो होता है उसमें सभी बातें शामिल होती हैं। ये बातें तो ठीक है, ये आपकी छोटी मोटी योजनाएं जो है आप कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए, लेकिन एक भी स्कूल आपने खोली, एक भी विश्वविद्यालय आपने खोला, एक भी अस्पताल आपने खोला। बस्तर सरगुजा आदिवासियों की बात करते हैं, जहाँ पर आपके 2003 में 40 आपके कॉलेज थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 71 कॉलेज किए, जहाँ पर विश्वविद्यालयों की संख्या जो है, महाविद्यालयों की संख्या पूरे प्रदेश में 206 थी आपके कार्यकाल के समय, उसको बढ़ाकर 482 की। हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं कि ये विकास मतलब
आपको इस प्रदेश के भविष्य की भी चिंता करनी है कि आपका ये बच्चा पढ़ने वाला जो है गांव से पढ़कर निकलेगा, उसके लिए आपने क्या योजना की? जो शासकीय विश्वविद्यालय थे वो 4 थे, हमने 15 की। ये कहते हैं कि केवल हमने केवल ईंट रेत की बात की। आखिर ये भवन बनेंगे तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वहां से इस प्रदेश का भविष्य निकलेगा, इस प्रदेश का भावी युवा जो है वहां से निकलेगा। जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो 2 थे 2003 में, हमने 10 मेडिकल कॉलेज किए। तो आप आखिर वहां से डॉक्टर निर्माण होंगे तो इस प्रदेश का देश भर में नाम होगा। तो इस प्रकार से जो मेडिकल कॉलेज थे, 2 मेडिकल कॉलेज थे हमने 10 में, जहाँ पर बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्र में भी हमने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की। तो ये सर्वांगीण विकास जो है, ये तो हम इस बात को आदिवासियों के लिए तो हमने भी चिंता की। आदिवासियों के लिए उनके जमीन के पट्टों के मामले थे, वर्षों तक उसको निराकरण किया। उनको पहली बार उनके वनोपज का मूल्य निर्धारित किया। किसानों के लिए जो बहुत कम ये था, इन्होंने तो जो कहा कि हमने तो उसको इतने प्रतिशत बढ़ा ठीक है, दिया था। बात तो अभी ये दोनों सारी सरकारों बातें के जो कामकाज की अभी तुलना नहीं ये करेंगे। ये लगातार चलने वाला है। उपासने साहब, अभी सवाल ये था कि कांग्रेस कहती है कि 2 साल पूरे हो रहे हैं हमारी सरकार को और हम काम पहुंचाएंगे जन जन तक। प्रतिक्रिया में बीजेपी कहती है कि एक ईंट भी नहीं लगाई। इसके जवाब में भी आपके पूछने से पहले भी आपने सुना होगा सवाल मैंने पूछा कि वो पूरी तरह से स्मार्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, जिसमें आप ये तमाम चीज़ें गिना रहे हैं। और उनका कहना है कि हमको ऐसा विकास ही नहीं चाहिए जैसे नवा रायपुर का भी दिखाई पड़ रहा है, नई राजधानी का दिखाई पड़ रहा है, कि वहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स हैं लेकिन वहाँ पर लोग नहीं हैं, वहाँ पर बसाहट नहीं है, वहाँ पर चीज़ें नहीं। ये एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। देखने का नजरिया है, ये देखने का नजरिया है। आपने वास्तव में जो बृजमोहन जी ने कहा कि आपने एक ईंट नहीं लगाई है, तो निर्माण कर रहे थे जो ठप पड़े हुए हैं। आखिर प्रदेश में सब प्रकार का काम है। अभी स्वयं आप स्वीकार कर रहे थे कहने की नई योजनाएं, आखिर उन योजनाओं में काम क्यों नहीं हो रहा है? जी बरलानी साहब, अब उत्तर दें इन बातों का। वो जो पहले से निर्धारित काम घोषित थे उसके भी पैसे आपने वापस मंगवा लिए। क्या प्रदेश की जनता को उन सबका सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार नहीं है? आज जो पुल पुलिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने तो बड़ी मात्रा में हमने बनाए, तो उसको जनता को लाभ नहीं मिला। आखिर प्रदेश का गणित होता है, इसमें नंबर होते हैं, इन सब बातों पर बरलानी साहब, निर्माण कार्यों में उनका कहना है कि केवल सड़क पुल पुलिया नहीं है बल्कि स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान, ये सारी चीजें हैं। तो पुनीत जी, इनको बजट, मैं उपासनी जी कहूँगा कि आप हमारे 2 साल के बजट को पढ़ लें। उस बजट में स्कूल है, कॉलेज है, सबके लिए व्यवस्था है। अब मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में खुल गया, रायगढ़ में खुल गया, अंबिकापुर में खुलने जा रहा है। तो क्या जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा उसके लिए बिल्डिंग नहीं बनेगी? उसके लिए क्या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएंगे? उसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होगी? क्या बातें करते हो आप? विकास ये होता है कि आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं क्या दे रहे हो आप? आम आदमी को स्वच्छ पीने का पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? उनको बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाफ बिजली बिल हाफ हो गया है, सभी घरेलू बिजली बिल। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। उपासने जी का बिजली बिल भी हाफ है घर का। तो ये योजना इनको नहीं दिखाई देती। ये केवल कमीशन खोरी वाली बड़ी योजनाओं में जाते हैं। क्या स्थिति है? 300 करोड़ रुपया सड़क बनाए हैं राजेश मूणत जी ने, पूरी सड़क को उखाड़ के नए सिरे से बनाना पड़ रहा है। क्या इसको विकास बोलते हैं? इन्होंने जितना काम किया है सिर्फ कमीशन खोरी वाला काम किया है। और इनके मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है रायगढ़ की मीटिंग में कि यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 1 साल कमीशन खोरी नहीं करे तो सरकार बन जाएगी। इतनी कमीशन खोरी किए थे, सरकार ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब 15 थे, 15 से 14 पर आ गए। बरलानी साहब, आपकी बात का कुछ उत्तर उपासने जी देना चाह रहे थे। उपासने जी, नजरिया और हमारे नजरिया में बुनियादी ये कह रहे हैं कि मेरे घर का बिजली बिल, मैं उनको बिजली बिल सारे दिखा सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिस रेट में वो बिजली बिल लाते थे आज किस रेट में आ रहे हैं, कितने सभी को दे रहे हैं भाई, तो कोई हाथ का सभी को दे रहे हो। आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ। आपको दिखा सकता हूँ, ये नहीं कहने का मतलब है। ये आप झूठ मत बोलिए। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं, 50,000 रुपए का स्मार्ट कार्ड किसी भी अरे सबके बिजली बिल हाफ हुए कि नहीं बताइए? आपके घर का बिजली बिल हाफ हुआ कि नहीं हुआ? आपने 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना थी, उसको भी बंद कर दिया। सर्वोच्च बिजली उत्पादन है हिंदुस्तान में आज की तारीख को। उपासने जी, सबके मूलभूत सुविधाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी उसको आपने छीन लिया। आज इस प्रदेश में आपने कहा था कि 2,500 रुपए आज बेरोजगारों को
वो देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक फाइल चली क्या उसकी? अरे हम रोजगार देने में बात करते हैं, आप बेकारी भत्ते पे जा रहे हैं। आपने 2013 में कहा था बेकारी भत्ता देंगे, दिया क्या आपने? कमेटी भी बनाने के लिए फुर्सत नहीं है। आपने बेकारी भत्ते का वादा किया था 2003 में अपने घोषणा पत्र। वरलानी साहब उपासनी जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद क्या चीजें दिसंबर के आने पर, सरकार के 2 साल पूरा होने पर कांग्रेस ले जाने वाली है और उसके जवाब में बीजेपी क्या कहने वाली है, इसका एक झलक तो हमको अभी से दिखने लगी है, लेकिन क्या कॉन्क्रीट पॉइंट आप सबसे बड़ी विफलता या सफलता के तौर पर रखने वाले हैं? तो उपासने जी और बरलियानी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमेश बरलियानी साहब, 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने तो पूरी योजना बना ली, विस्तार से आपने पॉइंट्स कई सारे गिनाए, लेकिन अगर इन 2 सालों में सबसे बड़ी कुछ उपलब्धियां हैं जो आपको एक बार फिर सत्ता में ला सकती हैं, वो क्या होंगी? देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ को समझना है तो इसकी जमीनी हकीकत को समझ लेना चाहिए। जिस प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, यदि आपने कृषि क्षेत्र को संतुष्ट कर लिया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया, उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया, जिसमें भूपेश बघेल सरकार नंबर 1 पर है, ये सबसे बड़ा हमारा आधार है। आज आप क्या होता है, गांव के पैसे पर शहर चमकता है। गांव वालों के पास पैसा होगा तो शहर का व्यापार उद्योग बढ़ेगा। ये हम देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का भूपेश मॉडल हम देख रहे हैं कि आज के समय कोरोना काल में भी, अभी आपने दिवाली में भी देखा कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में कितनी तेजी आई, बाजार में कितनी रौनक थी। राजीव न्याय योजना के माध्यम से जो हमने किस्तों में पैसा दिया उसका असर आया है, उसका भी बोनस दिया उसका असर आया है। किसान के हाथ में पैसा आया, वो बाजार में खर्च हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी व्यापार उद्योग पनपे हैं। तो उद्योग, व्यापार और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि मजबूत होगी तो उद्योग व्यापार को लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ा संतुलन का काम भूपेश बघेल के मॉडल का है और यही हमारा आधार स्तंभ बनेगा अगले विजय के लिए भी। लेकिन एक बात और भी है, और नई उद्योग नीति तो कुछ निर्माण कार्यों को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र के साथ में सहमति बनाने की लगातार कोशिश की जाती है और इसमें उतनी कामयाबी जितनी अपेक्षित थी खुद सरकार के मंत्री कहते हैं कि नहीं है। जीएसटी को लेकर खटपट की बातें आम होती रहती हैं। पत्राचार जब भी होता है तो केंद्र वर्सेस राज्य की एक तस्वीर उभरती है। ना ये राज्य के लोगों के लिहाज से बेहतर है, ना शायद सत्ता के परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर। ये पुनीत जी आपकी बात बहुत सही है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, उस सरकार को सभी राज्यों से सम व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे भाजपा के विरोधी पार्टी कांग्रेस शासित राज्य हो। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार के नजरिए में दोहरा मानदंड है। अब इसी पे आ जाइए, आप धान से एथेनॉल बनाने की बात भूपेश बघेल जी शुरू से कर रहे हैं। पहले तो आपने एथेनॉल बड़ा मजाक उड़ाया मुख्यमंत्री जी का, बाद में जब सारे परीक्षण के बाद केंद्र सरकार ने पाया कि धान से एथेनॉल बनाने से हमको विदेशों से जो तेल मंगाना पड़ता है उसमें कटौती होगी और हमारा खर्च विदेशी मुद्रा बचेगी, परमिशन आपने दे दी, लेकिन एक शर्त जोड़ दी कि एफसीआई के धान से ही आप बनाएंगे। अरे जो सरप्लस धान हमारे पास किसानों का बचा है उससे भी बनाने की अनुमति दीजिए, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी से मुख्यमंत्री जी खुद मिलकर आए हैं। उस सरप्लस धान से एथेनॉल बनेगा तो किसान के हाथ में और पैसा आएगा। तो समन्वय केंद्र को यही बातें सरकार के परफॉर्मेंस पर, पार्टी के परफॉर्मेंस पर असर करेंगी। यही एक मेरा पॉइंट था। उपासने साहब, क्या सबसे बड़ी विफलता, जब ये अपनी सफलता या अपने पॉइंट्स गिनाएंगे तब बीजेपी क्या करेगी, क्या कहेगी? केवल इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा कि ईंट भी ना लगी। हम उन सब बातों को बताएंगे जो हमने आज 15 वर्षों में इनको जो ढांचा दिया है। जो इसका 2003 में केवल 9,270 करोड़ बजट था, भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों में उसको हमने बढ़ाकर और 95,000 करोड़ का बजट इस प्रदेश को दिया। तो ये बजट स्वयं सिद्ध करता है कि कितना विकास प्रदेश का चाहे सभी हुआ, चाहे उसमें किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापारी हो, सब समाविष्ट है। इतने बड़े बजट में इन सब बातों की चिंता की गई थी। आज यदि ये बातें कह रहे हैं तो एक अच्छा इनको ग्राउंड, इनको धरातल मिल गया, एक अच्छी नींव बना हुआ एक महल मिल गया छत्तीसगढ़ जो 15 वर्षों में
जिस प्रकार से हमने इस छत्तीसगढ़ में सजाया सब प्रकार से ये इनको मिला हुआ है, लेकिन इसको ये बचा नहीं पा रहे हैं, इसको ये ठीक से उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। हम ये बात कहेंगे कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखाधड़ी की। इन्होंने कहा कि हम राज्य में सरकार बनाते ही पहला काम करेंगे कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज पूर्ण शराबबंदी कहाँ है? आज घर घर शराब पहुंचाने का काम चलिए हुआ। बहुत जल्दी से वरयानी साहब से उत्तर ले लेता हूं क्योंकि वक्त थोड़ा सीमित है। 2,500 रुपए आपने बेरोजगारी भत्ता की बात बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी का वायदा, विपक्ष के प्रमुख तौर पर जवाब रहेंगे उपलब्धियों के जवाब में। पुनीत जी, आज गुंडा राज यहाँ पर हो गया है। शराब के विपक्ष नाम की पर इस बात को कालाबाजारी नहीं हो रही देखता है। है आज रेप कि के नाम पर सरकार का जो कालाबाजारी हो रही है। घोषणा पार्टी का जो घोषणा पत्र स्वतंत्रता होता बोलने है की समाप्त हो गई है। उसको 5 साल में पूरा करना होता है। हमने अपने घोषणा पत्र के 60% के वादे पूरे कर दिए, 40% में शराबबंदी की है, बेकारी भत्ता भी है। आपने तो 2003 में बेकारी भत्ते की बात की थी, 15 साल में बेकारी भत्ते की बात नहीं दी थी। आज आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम तो रोजगार देने में विश्वास करते हैं, हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने में विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग छोटी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से दे रहे हैं। अब शराबबंदी का हाल तो आप बिहार में देख चुके हैं। बिहार चुनाव में 4 लाख लोग शराब के आरोप में जेलों में बंद, परिवार के लोग। आप उसके अध्ययन तो करने दीजिए। अभी पंजाब में 100 लोगों की मौत हो गई जली शराब पीने से। तो उसकी हम सभी बिंदुओं पर आकलन करने के बाद शराबबंदी करेंगे। कुल मिलाकर अभी 2 साल हुआ है। वरयानी जी, आप दोनों वरिष्ठ नेता जिस तरह से सरकार ने 5 साल दिया है, ये तो अभी डिबेट शुरू हुई है। 17 तारीख भी आएगी, वो तारीख भी आएगी जब कांग्रेस ये बातें रखेंगी और बीजेपी इसका विरोध करेगी। सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाएगा और विपक्ष नाकामियों की लिस्ट लेकर सामने खड़ा होगा और एक बार फिर कसौटी पर दोनों दल, उनके नेता, उनके पॉइंट्स होंगे और जनता अपने मुताबिक चीजों को तय करेगी कि दरअसल किसकी बात में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच पर आकर बात रखने के लिए। नमस्कार।